Hello guys, good morning everyone. I hope everybody is fine. चलिए गाइस, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम. अभी हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 सेशन पढ़े थे. आज हम उसी से बात करने वाले हैं, उससे आगे की. जैसे जो कल हमने पढ़ा था कि ह्यूमन टीथ के रेफरेंस में कि मानव में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये सब सीखा था. और माउथ कैविटी में हम जो बात कर रहे थे बच्चे, तो माउथ कैविटी में हमें 3 चीज़ें देखने को मिली थी. एक टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. तो चलिए वहीं से आगे बात कर रहा हूँ मैं टंग के रेफरेंस में. टंग मीन्स जीभ. ठीक है गाइस. तो बच्चे देखिए, सबसे पहले अगर मैं जीभ के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट, कि जीभ का काम क्या होता है, कार्य. तो जर्नली सभी जानते हैं बच्चे कि जीभ का काम होता है टेस्ट को आइडेंटिफाई करना, टेस्ट को आइडेंटिफाई करना. यानी कि तो यहां से क्या सीखा आपने कि सर जो जीभ है इसका कार्य यह है कि जो जीभ टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है, यानी कि जो टेस्ट होता है उसको पहचानती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में. मान लीजिए हमने उदाहरण के तौर पे एक जीभ बनाई. तो गाइज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जीभ के रेफरेंस में. देखिए डायग्राम इसलिए बना रहा हूं जिससे आप आसानी से इसको समझ सके. द पॉइंट इज कि आपने पहले तो ये सीख लिया कि सर जीभ का काम क्या होता है. ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है, यानी कि टेस्ट को पहचानती है. कुछ बायोलॉजिकल जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना ये है कि जो जीभ का सबसे पीछे का भाग होता है, पश्च पार्ट. कौन सा पार्ट, इंग्लिश में कहेंगे हिंड्स, यानी कि सबसे पीछे का. तो सबसे पीछे के भाग में जो हम आइडेंटिटी होता है तो बच्चों वो बिटर की आइडेंटिटी होती है, यानी कि कड़वा. यहां से क्या समझ में आया कि जीभ का सबसे पीछे का जो भाग होता है वो किसको पहचानता है, वो बिटर यानी कि कड़वे को पहचानता है. साइटों के जो भाग होते हैं बच्चों वो आपका श्योर यानी कि खट्टा और साल्ट यानी कि नमकीन, इसको पहचानता है. जो जीभ का फ्रंट पार्ट होता है बच्चों वो आइडेंटिटी करता है स्वीट. स्वीट को. ठीक है. अब कई बार हिंदी में इस तरह से लफ्ज यूज किया गया गाइस, ये वाला जो पार्ट है ना, यानी कि ये जो एरियाज है, ये वाला जो एरियाज है, इन एरिया के लिए वर्ड यूज किया जाता है पार्श्व. यानी कि प्रश्न यदि आ जाए कि जीभ के पार्श्व भाग से किस चीज का आइडेंटिटी होता है, तो खट्टा और नमकीन का टेस्ट आइडेंटिटी होता है. यदि शीर्ष भाग से, किस भाग से, शीर्ष से, तो स्वीट. और सबसे पश्च, ये आप सबसे लास्ट वाले भाग में हम किसको आइडेंटिटी करते हैं, तो वो बिटर को आइडेंटिटी करते हैं. क्या ये बात समझ में आ गई आपको. चलिए आगे देखते हैं. अभी आप क्या देख रहे हैं बच्चे, मैंने स्मॉल पॉइंट्स ये जो बनाए हैं ये क्या है, इनको जान लीजिए बच्चे. ये है आपका टेस्ट वर्ड्स, टेस्ट वर्ड्स. इन्हीं के द्वारा क्या होता है, आपका टेस्ट आइडेंटिटी होता है. अगली बात जान लेंगे, मॉडर्न साइंस के अनुसार प्रश्न यदि आ जाए कि मॉडर्न साइंस के अनुसार जीभ के किस भाग से किसको पहचाना जाता है, तो मॉडर्न साइंस के अनुसार जीभ के प्रत्येक भाग से हर चीज को आइडेंटिटी किया जाता है. जैसे कई दफा देखा होगा, देखिए पहले ये माना जाता था कि जैसे हम मेडिसिन खाते हैं तो ऐसा होता है ना, गले में कड़वा लगता है जनरली, तो मतलब पीछे, जीभ के पीछे वाले भाग पे आइडेंटिटी किसका होता है, कड़वे का होता है. ठीक. लेकिन मॉडर्न साइंस ये कहता है कि जीभ के हर एक भाग से हर एक चीज को आइडेंटिटी किया जा सकता है. और जीभ का काम क्या होता है बच्चों, सर जीभ का काम है टेस्ट को आइडेंटिफाई करना. यानी कि जीभ का काम क्या हो गया, टेस्ट को पहचानना. चलिए हमने यहां से सीख लिया सर जीभ का काम है टेस्ट को आइडेंटिफाई करना. अब आगे कुछ स्मॉल पॉइंट जानते हैं. वो पॉइंट्स क्या बच्चे, चलिए रिगार्डिंग्स में हम जानेंगे डिसीज.
यानी कि बीमारियां। जीभ से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं, उनके बारे में जान लीजिए। हमारे पास में एक डिसीज है जिसका नाम है ग्लोसिटिस डिसीज। देखिए ग्लोसिटिस जो डिसीज है, इस बीमारी में होता क्या बच्चों, जो जीभ है वो सूख जाती है, यानी कि खुशक हो जाती है। एक तो जीभ सूख जाएगी, प्लस कलर चेंज, और जीभ का थोड़ा कलर भी कैसा हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो कई दफा लाइक पूछ लिया जाएगा कि देखिए ग्लोसिटिस जो डिसीज है ये किससे संबंधित है, तो ये जीभ से रिलेटेड, जीभ की बीमारी है। उसी प्रकार से एक जीभ है ल्यूकोप्लेकिया। ये जो डिसीज है, क्वेश्चन आ जाएगा ल्यूकोप्लेकिया जो डिसीज है इसका संबंध किससे है बच्चों, इसका संबंध भी हमारा जीभ से। इसमें क्या होता है बच्चों, जीभ पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि आपकी जीभ पर क्या होते हैं, सफेद सफेद धब्बे बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक बीमारी है जिसका नाम है डायसीजिया। इस डिसीज में क्या होता है बच्चों कि जीभ के द्वारा टेस्ट आइडेंटिफाई ना करना, यानी कि जब आपकी जीभ टेस्ट को आइडेंटिफाई ना कर पाए। कई दफा ऐसा होता है ना, कुछ लोगों से आप मालूम करो कि भाई खाने में नमक कैसा है, बोले हमें नहीं पता, अपने आप चेक कर लो, हमें पता नहीं चलता है। होता है ना, लाइक दैट इज, आप में से भी किसी के साथ होता होगा। या फिर कई दफा आपने देखा कि इसमें क्या होता है कि जब हम फीवर वगैरह, अगर हमें फीवर आ जाता है तो फीवर में खाने का टेस्ट खराब हो जाता है। फीवर में खाने का क्या हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है पहली चीज। तो वो किसके कारण है, टेस्ट बड्स के कारण है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी आपके क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकंड क्या होता है कि जीभ के द्वारा देखिए टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं करना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि बॉडी में किसकी कमी हो जाए, जिंक, जेडन की, यदि हमारे शरीर के अंदर जिंक की कमी हो जाएगी तो जीभ के द्वारा टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और कुछ लोगों में क्या होता है कि जेनेटिक्स में भी हो जाता है कि जीभ ये वाली बीमारी के कुछ लोग पहचान ही नहीं पाते टेस्ट को, मतलब पूर्ण रूप से अच्छे से। ठीक है, तो जीभ से रिलेटेड जनरली ये पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है जीभ से रिलेटेड बच्चों, तो वो है आपका कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग मांसपेशी है। तो जीभ सबसे स्ट्रॉन्ग मांसपेशी है। इससे संबंधित एक प्रश्न आप कमेंट करके बताइए गाइस कि हमारे शरीर में का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हमारे बॉडी के अंदर सबसे कठोर पदार्थ क्या है। ठीक है, तो ये जीभ से के रिलेटिव में था कि आपने जीभ के बारे में सीखा। देखिए माउथ कैविटी में एक तो आपका टीथ जो पढ़ चुके हैं, जीभ भी पढ़े, अब आता है हमारा क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब होता है बच्चों लार ग्रंथियां। ठीक है, चलिए जानते हैं एक्चुअली है क्या। सबसे पहले बच्चे सीखते हैं इसका फंक्शन क्या, काम क्या करती हैं। तो जितनी भी लार ग्रंथियां हैं, तो लार ग्रंथियों का काम होता है सलाइवा सिक्रेट करना। अब सलाइवा सिक्रेट करना का मतलब क्या हो गया, मैंने कहा कि हमारे शरीर में जो आपका लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो लार ग्रंथियों का काम क्या होता है, सलाइवा को सिक्रेट करना। सलाइवा का मतलब होता है लार या थूक को बनाना। समझ में आए यहां से, यानी कि लार ग्रंथियों का काम क्या है, लार बनाना या फिर थूक को बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहां से।
क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। तो अभी आपने ये सीखा कि सर जो लार ग्रंथियां हैं उनका काम होता है लार या थूक को बनाना। अब हम देख रहे हैं कि भाई कितने प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी में या हम में कितनी तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो जो याद रखेंगे 3 जोड़ी। प्रश्न आया हुआ है कई दफ़ा आपसे कि मानव में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो मानव में 3 जोड़ी, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सर मानव के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, चलिए उनको देखते हैं। एक लार ग्रंथि आपका सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधोजिहा। एक आपके उसमें बॉडी में पाई जाती है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल यानी कि अधोहन। एक होती है पैरोटिड, उपकरण। यानी कि आपने क्या सीखा, और सब ये सिंगल में नहीं है, सब ये पेयर में, जोड़े में, यानी कि 2 सबमैंडिबुलर होंगी, 2 सबलिंगुअल और 2 पैरोटिड। तो 2 कितना होती हैं, 2 होती है सबमैंडिबुलर, 2 होंगी आपकी सबलिंगुअल और 2 होंगी आपका क्या, पैरोटिड। तभी तो 3 जोड़ी बैठ जाएंगी। समझ में आ गया यहाँ से। सर मानव के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनका काम होता है लार या थूक। जो थूक जहां से निकल कर आता है वो इन तीनों ग्रंथियों से निकल कर आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन सबके आकार के रेफरेंस में। अगर मैं इसका आकार की बात करूं, साइज, तो इसका जो साइज होता है वो सबसे कम होता है। यानी कि इन तीनों ग्रंथियों में सबसे छोटा आकार किसका है, वो सबमैंडिबुलर का आकार छोटा होता है। यानी कि छोटा ऑर्गन है हमारे माउथ का। ठीक है, चलिए, जबकि अगर बात करें सैलाइवा में तो 70% ऑफ सैलाइवा सिक्रेट करता है। क्या मतलब, इसका मतलब ये टोटल सलाइवा का 70% भाग इस वाली ग्रंथि से निकलता है। या ये कह दीजिए हमारे बॉडी में जितनी सलाइवा बनती है उस सलाइवा का 70% पार्ट कौन बनाती है, सबमैंडिबुलर। तो आकार में छोटी है, जबकि सबसे ज्यादा सलाइवा कहां से बनता है, सबमैंडिबुलर से। ठीक है गाइस, अब बात कर रहे हैं किसके रेफरेंस में, पैरोटिड ग्लैंड्स के बारे में। इसके रेफरेंस में बस खाली नाम याद रख लो। अब पैरोटिड पे बात कर लीजिए बच्चे। पैरोटिड जो ग्लैंड्स है, ठीक, तो ये साइज में सबसे बड़ी है। यानी कि सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी और सबसे छोटी। लेकिन सबसे ज्यादा कौन बनाती है, सबमैंडिबुलर, उसके बाद में ये, और 3rd नंबर पे ये है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, पैरोटिड। तो सर पैरोटिड का जो साइज है वो साइज में क्या है, ये बड़ी है, सबसे बड़ी है पैरोटिड। अब एक चीज और जान लेंगे, स्नेक की इसी ग्रंथि में पॉइजन यानी कि जहर पाया जाता है। इससे क्या सीखा आपने, सर सांप की कौन सी ग्रंथि में जहर पाया जाता है, तो सांप की पैरोटिड ग्रंथि के अंदर जहर पाया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ से। तो एक बार फिर से समझ लेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स जो लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियों का काम होता है सैलाइवा को बनाना, यानी कि लार या थूक को बनाना। ठीक गाइस, अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो पता चलता है कि मानव के शरीर में कितनी जोड़ी सलाइवरी या लार ग्रंथियां, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, जिसमें से आपका सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड हैं। सब ये पेयर में तभी 3 जोड़ी हैं। उसके बाद में सर जो सबमैंडिबुलर है ये आकार में सबसे छोटी है, जबकि सबसे ज्यादा सलाइवा का निर्माण सबमैंडिबुलर करती है। पैरोटिड जो है आकार में सबसे बड़ी है। ठीक, और इसी सांप की इस वाली ग्रंथि में, अगर हम स्नेक की पैरोटिड ग्रंथि की बात करेंगे तो स्नेक की पैरोटिड ग्रंथि से क्या निकलता है, जहर निकलता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बात करेंगे आगे यहीं से।
ये क्वेश्चन कई दफ़ा आपसे मालूम किया गया है कि मानव के शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उनके नाम वगैरह भी पूछ लेता है वो। अब हम बात कर रहे हैं किस पे, चलिए बात करेंगे सैलाइवा, लार या थूक पे। तो पॉइंट नंबर 1 किसका बच्चे, लार का। तो पहले देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, कार्य। किसके कार्य की बात चलिए यहां पे, लार के काम की। तो लार करती क्या है हमारी बॉडी के अंदर, तो बच्चे लार का काम होता है भोजन को स्मूथ बनाना। यानी कि जो भोजन आप खाते हैं, तो जब उस भोजन को आप खाएंगे तो जब उसमें थूक या लार मिलेगी तो वो भोजन कैसा हो जाता, चिकना हो जाता, जिससे आसानी से वो निगले जा सके। बात समझ आ गई। यानी कि भोजन को स्मूथ बनाना यानी कि चिकना करना, जिससे आसानी से आप उसको निगल सके। समझ आ गया यहाँ से। चलिए, तो काम सीखा आपने किसका, सैलाइवा का। दूसरा पॉइंट बात कर रहे हैं बच्चे, सैलाइवा का पीएच मान पूछ लिया जाता है आपसे, पीएच मान। तो सैलाइवा का जो पीएच मान होता है बच्चों 6 से 7 के बीच में होता है, या फिर 6.8 से 7.2 तक हो सकता है। यानी कि अब ये क्या चीज़ है, देखिए जिन बच्चों को पता है कि पीएच मान क्या होता है उनके लिए इजी है, जिनको नहीं पता ये समझ लीजिए। चलिए पहले मैं आपको पीएच मान को समझा रहा हूँ बच्चे। पीएच मान की जो खोज है, ठीक, एक डेनिश के एक वैज्ञानिक थे। आप किसके बारे में पढ़ने हैं, अभी पीएच मान समझा रहा हूँ बच्चे में। तो सर डेनिश एक देश है, ठीक है। तो डेनिश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एसपीएल सोरेनसन। एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में खोज की, किसकी, पीएच पैमाने की। तो ये पहली बात याद रखेंगे हम यहाँ से, सर पीएच पैमाने की जो खोज है वो डेनिश के एक एसपीएल सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये खोज की। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। कब की बच्चों, 1909 में, ठीक। अब जब इन्होंने खोज की, देखिए तो याद रखेंगे पीएच, इसमें फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, पीएच की फुल फॉर्म क्या है। तो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है, तो इसमें फुल फॉर्म में कई दफा कई अलग अलग नाम आ सकते हैं, जैसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी आ सकता है, ये भी हो सकता है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। जनरली तीनों का मतलब सेम है। अगर आप लगाना चाहेंगे तो थर्ड वाला पहला ऑप्शन लगाना, ये बेहतर है, जबकि तीनों भी सही हैं। ये फर्स्ट रैंक, ठीक है बच्चों। अब आपने सीखा सर पीएच मान जो स्केल है इसकी खोज एक डेनिश के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एसपीएल सोरेनसन, उन्होंने 1909 में इसकी खोज की थी, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और जान लीजिए इसके रेफरेंस में, वो चीज़ क्या है जिससे आपको समझ में आ जाए एक्चुअली है क्या ये। देखो याद रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। पहले जान लो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या है बच्चों। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या है, ये तापमान को मापने के यंत्र हैं। यानी कि हम टेम्परेचर को जो मापते हैं वो सेल्सियस में मापते हैं या फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में, ठीक है। जबकि सबसे पहले टाइम पर स्टार्टिंग में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित पैमाना था या फेमस था वो क्या, कौन सा, फ़ारेनहाइट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि तापमान का पहला जो फेमस जो प्रचलित था वो कौन सा, फ़ारेनहाइट था। सेल्सियस बाद में फेमस हुआ है, ठीक है बच्चों। तो मैं कह रहा हूं यहां से 25 डिग्री सेल्सियस शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, 7.0 यानी कि 7 होता है। एक बात सीख ली आपने कि सर 25 डिग्री शुद्ध पानी का अगर पीएच मान निकाला जाए तब निकल कर आएगा कितना, 7। बात समझ में आ गई यहां से। अब यहां से एक चीज और समझनी है, यहां पर आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। वो 3 चीजें क्या है, यदि मान लो पीएच मान वैल्यू आती है कितना, 7 से कम। अगर पीएच मान कितना, 7 से कम आ रहा है तब वो चीज होगी अम्लीय। इससे ये पता चलता है।
यानी कि अगर किसी चीज का पीएच मान पर स्केल पर जो वैल्यू आ रही है वो 7 से यदि कम आ रही है तो वो चीज कैसी होगी, उसका नेचर होगा अम्लीय। और यदि उसकी वैल्यू या उसका पीएच मान की जो वैल्यू है 7 से क्या हो बच्चों ज्यादा, तो वो चीज होगी क्षारीय। यदि 7 है तो वो कांस्टेंट है, उदासीन। 7 पे कैसी है, उदासीन है। यदि 7 से कम है तो वो अम्लीय है और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है। और यही चीज तो पीएच वैल्यू क्या बताता है, पीएच वैल्यू आपको बताता है कि कोई चीज वो उसका मतलब जो नेचर बताता है कि उसका नेचर अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो आपने क्या देखा कि सर लार का पीएच वैल्यू कितना, 6 से 7 के बीच में। सामान्यतः तो लार कैसी होती है बच्चों, लार होती है अम्लीय। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो लार जो हमारा जो थूक है इसका नेचर कैसा होता है, ये अम्लीय है जर्नली तो। लेकिन सर आपने एक वैल्यू ये लिखी है यहाँ पे, तो ये 7 से प्लस हो गया, राइट गाइस। ये कब है, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद या खाना खाने के तुरंत बाद क्या होता है बच्चों, हमारी जो लार है उसकी पीएच वैल्यू थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। तो फिर वो कैसी हो जाती है, स्लाइट अल्कलाइक, स्लाइट अल्कलाइन, या आप ऐसे कह सकते हैं इसको हिंदी में हल्की क्षारीय। क्या ये बात सबको समझ में आ गई बच्चे? मैंने आपको सिर्फ ये समझा रहा था आपको यहाँ से कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो लार है इसका पीएच वैल्यू कितनी है, तो लार की पीएच वैल्यू सामान्यतः 6 से 7 के बीच में होती है। लेकिन ये कभी कभी इंक्रीज होकर 6.8 से लेकर कहाँ तक हो सकती है, 7.2 तक हो सकती है। उसके बाद में पीएच मान के बारे में बताएगा कि पीएच मान क्या होता है बच्चों। अगर 7 से कम है तो अम्लीय है और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। और इसकी खोज किसने की थी, सोरेन सर ने। ये पूछा जाता है आपसे। और एक क्वेश्चन आता है आपको यहां से, प्रश्न ये है कि 24 हार्स, एक मानव के शरीर में 24 घंटे में कितनी लार बनती है। 24 घंटे में तो मानव के शरीर में 3 से 4 लीटर कितनी लार बनती है बच्चों। हाँ सर, मानव के शरीर में 24 घंटे में 3 से 4 लीटर, सर 3 से 4 लीटर लार बनती है, इतना थूक तो होता ही नहीं है। एक्चुअली इसको आप निगलते रहते, इंटरनल बॉडी की टोटल आपकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ से, जो आपका पैरोटिड, आपका सेल, आप सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल तीनों मिलकर जितना बनाती हैं। बात समझ में आ गई यहाँ से, तो आपने ये भी सीख लिया। चलिए अब आगे हम सीखेंगे लार का कंपोजिशन। मैं इसको रफ कर दूं यहां से। सैलाइवा यानी कि लार या थूक। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये किन चीजों से मिलकर बना है। कंपोजिशन यानी कि संगठन। तो हमारी जो लार है बच्चों किन चीजों से मिलकर बनी है, इसके अंदर एक्चुअली है क्या क्या। एक तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे बच्चों एंजाइम्स। एंजाइम्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम कहेंगे। यानी कि सलाइवा, लार या थूक में क्या पाया जाएगा, एंजाइम्स पाए जाएंगे, मुकस पाई जाएगी और वाटर यानी कि पानी। चलिए अब जान लेते हैं बच्चों, हमारी सलाइवा जो लार या थूक है इसके अंदर पानी की मात्रा होती है बच्चों 99%। अगर आपसे पूछा जाए कि लार जनरली किस चीज से बनी है तो पानी की है, क्योंकि 99% पानी है। तो थूक में 99% तो क्या होता है बच्चों, पानी है। मुकस का काम है चिकनावट लाना थूक के अंदर। बात समझ आ गई। बाकी इसके अंदर म्यूसिन वगैरह ये सब, देखिए म्यूसिन या आपका कार्बोनेट आयंस वगैरह पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं जनरली आपका एंजाइम्स के बारे में। तो सलाइवा में क्या क्या है सर, एंजाइम्स हैं, म्यूसिन है, आपका म्यूकस है, वाटर है, ठीक। चलो अब हम बात करें एंजाइम्स की। तो लार में क्या होता है बच्चों, दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कितने एंजाइम्स पाए जाते हैं, दो एंजाइम्स। एक एंजाइम है टाइलिन एंजाइम और एक है लाइसोजाइम एंजाइम। आपने क्या देखा बच्चे, इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम कहेंगे, बस इसमें ये पी साइलेंट है। इसको क्या लिखा जाता है, टाइलिन, ऐसे टाइलिन एंजाइम। इसको आप टाइलिन एंजाइम और इसको लाइसोजाइम।
लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, एंजाइम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आपने क्या सीखा कि सर लार में कितने एंजाइम्स हैं, 2 एंजाइम्स हैं, एक टाइलिन एंजाइम और एक आपका लाइसोजाइम। सर ये एंजाइम होते क्या हैं, पहले चलो इन पे बात करते हैं। म्यूकस क्या है, वाटर तो आप समझते ही हैं, तो जनरली चलिए मैं एंजाइम समझाता हूं बच्चे। एंजाइम क्या एक्चुअली में ना, ये प्रोटीन है। अगर आपसे कोई पूछे कि एंजाइम किस चीज के बने होते हैं, तो बच्चों एंजाइम बने होते हैं किसके, प्रोटीन के। तो एंजाइम्स इज ए प्रोटीन, या एंजाइम्स आर अ प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स मेड बाय प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन के बने, जनरली एंजाइम आपका एंजाइम्स क्या है, ये प्रोटीन ही है, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, एंजाइम्स को मानव के शरीर के हम लेबर कहते हैं, यानी कि मजदूर। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर की लेबर या मजदूर किसको कहा जाता है, तो एंजाइम्स को कहा जाता है। और एंजाइम किस चीज के बने, प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्या एंजाइम एक प्रोटीन है? हाँ सर, ये बात, ये कथन सत्य है। और सलाइवा, लार या थूक में कितने एंजाइम हैं? 2 एंजाइम हैं, एक टाइलिन एंजाइम और एक लाइसोजाइम एंजाइम। सर ये करते क्या है, चलिए देखते हैं ये करता क्या है। अच्छा, लाइसोजाइम एंजाइम है तो किस चीज का बना है, प्रोटीन का बना होगा, ये बात भी समझ में आ गई। अगर आप इसका फंक्शन देखेंगे, कार्य, तो बच्चे इसका कार्य क्या है, ये एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। अब ये लाइन सीखो, मैंने क्या लिखा है यहां पे कि सर ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये है क्या, सर ये है एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। एंटी बैक्टीरियल का मतलब होता है जीवाणुनाशक एंजाइम। जीवाणुनाशक मतलब ऐसा समझ लो, टू किल माइक्रो बैक्टीरियाज इन फूड स्टफ। एक लाइन लिखा मैंने कि टू किल माइक्रो बैक्टीरियाज इन फूड स्टफ्स। इसका मतलब ये है, देखिए ऐसा समझ लो, टू किल का मतलब है मारता है, माइक्रो बैक्टीरिया का मतलब छोटे जीवाणु, छोटे जीवाणुओं को, और फूड स्टफ का मतलब होता है खाद्य पदार्थों के। कहानी समझ में नहीं आई, चलिए नहीं आई ऐसा समझेंगे आप। आपने क्या सीखा कि लार या थूक के बारे में बात कर रहे थे, जो आपके मुंह में थूक है, ठीक है। अब इस थूक के अंदर या इस लार के अंदर अब सलाइवा में है क्या बच्चों, सलाइवा में सर 2 एंजाइम्स हैं, एक आपका टाइलिन और एक लाइसोजाइम एंजाइम है। जो लाइसोजाइम एंजाइम है लार के अंदर, तो ये लार का एंजाइम ये क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, यानी कि जीवाणुनाशक, जीवाणुओं को मारता है। इसीलिए मैंने टू किल माइक्रोबैक्टीरिया इन फूड स्टफ। जब आप खाना खाओगे, तो जब हम खाना खाएंगे तो एटमॉस्फेयर में, इस एटमॉस्फेयर में, इस हमारे समय वातावरण में क्या है, बहुत छोटे छोटे जीवाणु, वायरस, ये सब घूमते रहते हैं। बात समझ आ गई यहाँ से। तो वही चीज सब क्या होते हैं, खाने के साथ में, जब आप खाने को खाते हैं तो वो खाने के साथ में मुंह में चले जाते हैं। तो उन बैक्टीरियाज को जो खाने के साथ, फूड स्टफ खाने के साथ में उस भोजन पे लग के जो आपके मुंह में आए हैं, उनको मारने का काम करता है लाइसोजाइम एंजाइम। तो प्रश्न आ जाए कि मुख गुहा में जीवाणुओं को कौन सा एंजाइम मारता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम मारता है। भोजन के, कहां के, भोजन के जीवाणुओं को मारने का कार्य कौन करता है बच्चों, लाइसोजाइम एंजाइम का। इसीलिए इसको कैसा क्या कहा गया, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम। कई बार प्रश्न आ जाएगा कि व्हाट इज द, ये है क्या कि लाइसोजाइम एंजाइम, कि एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरस है, ऐसे से आ जाएगा, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, टाइलिन एंजाइम की। तो जो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, जर्नली अगर मैं बात करूं नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर पूछ लिया जाए कि टाइलिन एंजाइम का काम, तो सिंपल में आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। यानी कि टाइलिन एंजाइम क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और पाचन का मतलब क्या था कि भोजन को तोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ फूड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। पाचन का मतलब होता है तोड़ना। बात समझ में आ गई यहां से। तो टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। वो कहां पे बात चल रही है, ये मुख गुहा में। तो याद रखेंगे, मुख गुहा से, या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। अब सर जी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसा होता है, चलिए उसको देख लेते हैं।
किस पे बात कर रहे थे बच्चों हम लोग? टाइलिन एंजाइम पे। तो हम किस पे बात कर रहे थे? टाइलिन एंजाइम पे। क्या कर रहा था ये? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। आप ऐसे समझो, ये क्या करता है? फूड स्टार्च को ब्रेक मतलब तोड़ता है। किस में? शुगर में। एक लाइन लिखा मैं यहां पर कि टाइलिन क्या कर रहा है बच्चों? टाइलिन क्या कर रहा है कि भोजन मंड को, भोजन की मंड को अब यहां सुनो, टाइलिन एंजाइम क्या कर रहा है यहां पर कि भोजन की मंड को तोड़ रहा है शर्करा में। पहला प्रश्न आ जाए कि टाइलिन एंजाइम क्या करता है, तो आप ये भी बता सकते हैं सर भोजन की मंड को शर्करा में बदलता है। भोजन की मंड को किस में बदलता है? शर्करा में। ये बात ये समझ में आ गई सर, ये तो कोई अलग ही चीज है। अभी आप कह रहे थे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एक्चुअल में ये जो लाइन जैसे लिखी है आप इसको ऐसे समझे, अर्थात कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है पॉलीसैकेराइड में, और पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में तथा डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में चलिए आपको मैंने एक नई लाइन लिखी यहां पर। इसमें क्या बताया मैंने कि टाइलिन एंजाइम क्या कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है पॉलीसैकेराइड में, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में, और डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ता है। और इसी को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। यही है बच्चों कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ये आप ऐसे समझ लीजिए और अच्छे पैटर्न से। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब यहां पे देखिए ऐसे, यह तो समझ में आ गया होगा। अगर ये भी सब समझ में नहीं आया तो इससे समझ लो। मैंने यहाँ पर 3 लफ्ज़ों का यूज़ किया है कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड का। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड है क्या एक्चुअल में बच्चों? ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट हैं। ये तीनों क्या हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट हैं। फर्क कितना है? ये कार्बोहाइड्रेट का छोटा टुकड़ा है, ये कार्बोहाइड्रेट का बड़ा टुकड़ा है, और ये कार्बोहाइड्रेट का बड़ा। ऐसा समझ लो। उदाहरण के तौर पे आपके पास में 2000 का नोट है। कितने का नोट है? 2000 का नोट, जिसको मैं बोल रहा हूं कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आ गई? फिर मैंने इसको क्या किया, 50 के नोट में तोड़ा, 100 के में तोड़ा, और 500, 1000 के में, 500 के में। वर्तमान में ये नोट है। ठीक है, यानी कि 2000 के नोट को 500 के नोट में तोड़ दिया गया, एक 2000 के नोट को 100 में तोड़ दिया गया, 500 में। तो जैसे मैंने ये लिखा सबसे छोटा रूप, इसको मैं कह रहा हूं मोनोसैकेराइड, इसको कह रहा हूं मैं डाइसैकेराइड, इसको कह रहा हूं मैं पॉलीसैकेराइड। लेकिन आप एक बात बताएं, ये भी रुपए हैं, ये भी रुपए हैं, ये भी रुपए हैं, और ये भी रुपए। रुपए मतलब कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये भी कार्बोहाइड्रेट है,
ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है और ये भी। डिफरेंस किसका, ये छोटा कार्बोहाइड्रेट है, ये उससे बड़ा कार्बोहाइड्रेट है और ये उससे बड़ा कार्बोहाइड्रेट, और सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट तो यही। तो कहने का मतलब ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं, लेकिन ये छोटा, ये बड़ा, ये उससे बड़ा। तो मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है बच्चों, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल मतलब एक अणु। तो मोनोसैकेराइड क्या बच्चों, एक अणु होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो मोनोसैकेराइड क्या बच्चों, मोनोसैकेराइड सर एक अणु है कार्बोहाइड्रेट का। किसका है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का, या जर्नली इसी को कहा जाता है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं ना ग्लूकोज जनरली, कि C6H12O6, तो वो ये मोनोसैकेराइड ही है। यानी कि मोनोसैकेराइड कह दीजिए, कार्बोहाइड्रेट का एक अणु कह दीजिए, ग्लूकोज कह दीजिए, या C6H12O6, ये सबका मतलब एक ही लिखा हुआ है यहाँ पर। बेटा ग्लूकोज कहते हैं आप, जैसे मान लीजिए मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में C6H12O6, ये भी ग्लूकोज है, ये लिखा हुआ है ग्लूकोज, लेकिन रसायन विज्ञान की भाषा में, ये मेडिकल साइंस की भाषा में लिखा हुआ है। और मोनोसैकेराइड ये लिखा है जीव विज्ञान की लैंग्वेज में, और सबका मतलब क्या है, ग्लूकोज या जर्नली कार्बोहाइड्रेट का एक अणु। समझ में आया यहाँ से। उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं डाइसैकेराइड की, तो डाइसैकेराइड क्या है, ये 1 मोनोसैकेराइड प्लस 1 मोनोसैकेराइड, ये M का मतलब है मोनोसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड कैसे मिलता है कि आपका 2 मोनोसैकेराइड से, तो 1 मोनोसैकेराइड प्लस 1 मोनोसैकेराइड बराबर 1 डाइसैकेराइड। क्या ये बात समझ में आ गई। यानी कि डाइसैकेराइड क्या है, 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है आपका डाइसैकेराइड। क्लियर हो गया यहाँ से। और बच्चे इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, C12H22O11 ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो जबकि जनरली ये भी क्या है, ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट है। उसी तरह से पॉलीसैकेराइड भी क्या है, आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। तो टाइलिन एंजाइम क्या कर रहा है, वो आपके 2000 के नोट को तोड़ दे रहा है 500 में, 500 के नोटों को तोड़ दे रहा है 100 में, 100 के नोटों को तोड़ दे रहा है किसमें, 50 में। अर्थात टाइलिन एंजाइम क्या काम कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। पाचन का मतलब होता है तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है किसमें, पॉलीसैकेराइड में, पॉलीसैकेराइड को तोड़ता है डाइसैकेराइड में, डाइसैकेराइड को तोड़ता है किसमें, मोनोसैकेराइड में। इस प्रकार से क्या होता है, टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट हो जाती है, मुख गुहा से। और कौन करता है, टाइलिन एंजाइम, या फिर ये कह सकते हैं भोजन की मंड को किसमें बदल देता है, वो शर्करा में। अब समझ में आया यहाँ से, आई होप अब तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है गाइस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, इसके बारे में आपने पढ़ा था ना पहले एलिमेंट्री कैनाल में, प्रेनेक्स कहाँ पाया जाता है, गले में। इसको समझाने के लिए चलिए मैं कुछ डायग्राम ऐसे बना रहा हूं। ओ लाइट चली गई, चलिए गाइस, तो मैं इसमें नेक्स्ट सेशन को जोड़ देता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न ये है कि प्रश्न एक्चुअली ये पार्ट है हमारे गले में पाए, इसको क्या कहते हैं, ग्रसनी। ग्रसनी में क्या है कि ग्रसनी से हमारे इंटरनल बॉडी में 2 वे जाते हैं। एक हमारा है भोजन नली और एक को कहते हैं वायु नली। ठीक, भोजन जो नली है ये आपका गले को या मुंह को, माउथ को किससे जोड़ती है, अमाशय से। और एक डक्ट हमारी किसको जोड़ेगी, लंग्स को। कई बार ये भी प्रश्न मालूम किया गया है कि मुख गुहा से अमाशय को जोड़ने वाली जो डक्ट होती है, जो नली होती है, उसको किस नाम से जानते हैं, ओएसोफेगस। भोजन नली किसको कहते हैं, ओएसोफेगस, राइट। जिस रास्ते से होकर भोजन मुख गुहा से अमाशय में पहुंचता है उसको क्या कहते हैं हम, ओएसोफेगस, राइट। इसको हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। क्या ये क्वेश्चन कवर हो गए, आज तक यही क्वेश्चन मालूम किए गए कितने पढ़ लिया से। उसके बाद में देखिए जो वायु है, जो हवा है, एयर, वो जिस स्ट्रक्चर होकर गुजरती है उसको विंड पाइप यानी कि वायु नली, और वायु नली को क्या कहते हैं हम, ट्रोसियर। क्या कहेंगे इसको, ट्रोसियर, राइट। चलिए अगला पॉइंट ये है, हमारे गले में एक बाल पाया जाता है। हमारे गले में क्या होता है, बाल, हिंदी में कहेंगे कपाट। अब ये जो बाल है इसको इंग्लिश में और हिंदी दोनों में एपिग्लोटिस ही वर्ड है, ठीक है। गले में एक बाल पाया जाता है, एपिग्लोटिस इसका नाम है। इसका काम ये है, देखिए नोज से केवल हम सांस लेते एयर, और माउथ से एयर के साथ साथ में प्लस फूड,
राइट। अब यहाँ से ये समझना है कि जब हम खाना खाते हैं तो इस बात का काम ये है कि जब भी आप खाना खाने को निकलेंगे तो ये बात इस रास्ते को बंद कर देगा, ठीक, जिससे खाना आसानी से कहाँ चला जाए, आमाशय। तो हमारा एपिग्लोटिस वाल्व का फंक्शन क्या हुआ कि सर एपिग्लोटिस वाल्व का काम ये है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना निकलते समय ये विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे भोजन आसानी से आमाशय में पहुंच जाए, ठीक। अब अगली हेडिंग डाल के लिखेंगे ओइसोफेगस, ठीक है। उस डक को कहते हैं जो हमारा मुख हुआ को किससे जोड़ती है, आमाशय से, राइट। चलिए इसके बारे में जान लीजिए। क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि भोजन जिस डक से माउथ से होकर कहा जाएगा स्टमक में, उसको क्या कहते हैं, ओइसोफेगस, मतलब इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। एक्चुअली ये जो इसकी लेयर देख रहे हैं आप, इस तरह से इसकी फॉर्म्स होती है। इस लेयर में कुछ ग्रंथियां होती हैं, कुछ पोर्शन जिसको हम कहते हैं श्लेष्मा ग्रंथियां या मुकस ग्लैंड्स, जिनका कार्य होता है श्लेष्मा को सिक्रेट करना। श्लेष्मा कह सकते हैं एक तरह से लार या थूक, जिससे एक्चुअली क्या होगा, श्लेष्मा इस रास्ते को क्या चिकना रखती है, इससे भोजन आसानी से निकला जा सकता, राइट। माउथ से स्टमक तक भोजन पहुंचने में 7 सेकंड लगते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जिस समय भोजन ओइसोफेगस से क्रॉस होता है तो 7 सेकंड की ड्यूरेशन होती है, और उस ड्यूरेशन में हमारे इंटरनल बॉडी में कहीं भी पाचन की क्रिया नहीं होगी, सब हो जाती है। ये आपके इसमें थोड़ा सा ऐसी नॉलेज के लिए था, टाइम भी दिखाना पड़ता है। चलिए आगे समझ लेंगे। दुर्लभ से हमारे पास में पेरिस्टालिसिस या एंटी पेरिस्टालिसिस होता क्या चीज है, खाना है ना, ये नीचे कैसे कोई प्रेशर तो लगता नहीं है, तो खाना जाता है, जैसे ये पिंच हो जाएगा, खाना नीचे, ये पिंच होगा, खाना नीचे। इस टाइप से क्या होता है कि देखिए पिंच होता रहेगा, इसको पिंच करेंगे नीचे, इसको पिंच करेंगे नीचे, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस। तो क्वेश्चन ये है कि मुख गुहा से आमाशय में भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है, फिर मांग पूछा, राइट। जब वोमिटिंग होती है, जब खाना, देखिए इसमें क्या हो रहा है, भोजन डाउन, माउथ टॉप टू बॉटम। एंटी पेरिस्टालिसिस में क्या होता है, बॉटम टू टॉप, वोमिटिंग, राइट। समझ गए आप। तो क्वेश्चन ये भी यही प्रोसेस होती है। अब इन दोनों प्रोसेस को करने के लिए हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगा। तो क्वेश्चन आएगा, हमारी जो ओइसोफेगस है, इसकी मसल्स, जो इसकी मांसपेशियां हैं, ये जो मसल्स है, इस मसल्स को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला, राइट। ये और क्वेश्चन बस यार इतना ही मांग रहे हैं। दूसरी चीज आप बताइए, ओइसोफेगस में पाचन होता है, बात समझे आप, कोई पाचन हुआ यहाँ पर, बस बोलकर दूसरा है यहाँ से भोजन, तो पाचन ओइसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखेंगे आप स्टमक। 1 2 3 4 5 6 7